यहाँ पे चीनी नागरिकों ने सीमा रक्षा गांव जियाओ कांग सीमा रक्षा गांव पर कब्जा करना शुरू कर दिया। आपको पता होना चाहिए, चीन के साथ जो हमारा नियंत्रण रेखा जो लगता है उसको बोलते हैं एलएसी। क्या बोलते हैं? एलएसी। एलएसी का मतलब होता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। क्या होता है? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल होता है, जो कि चीन के साथ लगता है। पाकिस्तान के साथ जो होता है उसको बोलते हैं एलओसी। क्या बोलते हैं? एलओसी। लाइन ऑफ हेलो। कंट्रोल। एलओसी का मतलब क्या है? लाइन ऑफ कंट्रोल बोलते कंट्रोल। हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ कंट्रोल कहा जाता है एलओसी को। ठीक है। ये क्या होता है? चीन के साथ जो हमारा जो वास्तविक नियंत्रण रेखा उसको क्या बोलते हैं? एलएसी कहते हैं। ठीक है। तो 2019 में चीन ने वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी पर गांव गांव के बारे जियाओ कांग का निर्माण कर रहा है। ठीक है। एलएसी की पास और लोहित घाटी और अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर के सामने कुछ गांव पर चीनी निवासियों का कब्जा हो रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए कि तवांग तवांग घाटी की बात करेंगे, आपको अरुणाचल प्रदेश में मिलेगा। अरुणाचल प्रदेश की सीमा भी चीन के साथ लगती है। तो सीमावर्ती लगे कुछ गांव है जो कि भारत के हिस्सा है, उस पे चीन क्या कर रहा है? तो उसमें मतलब अपना धीरे धीरे मतलब क्या कर अधिकार जमा रहा है। ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पे चीन चीन क्या कर रहा है ना, सब भारतीय गांव के लुभावने प्रलोभन दे रहा है। हम तुमको ये देंगे, हम तुमको नौकरी देंगे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है। हम तुमको नौकरी देंगे, हम तुमको विशेष प्रकार की सुविधा देंगे, से तुम किसी भी तरह से क्या करो, से आप हमारे साथ मतलब क्या हो जाओ, शामिल हो जाओ। ठीक है। भारत सरकार ने जब देखा, बीजेपी की जब सरकार आई, तो उन्होंने मतलब एक प्रोग्राम को लॉन्च किया। ठीक है। उन्होंने क्या किया, एक प्रोग्राम को लॉन्च किया। ठीक है। उस प्रोग्राम को बोला जाता है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। क्या कहा जाता है? वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। वाइब्रेंट विलेज। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम में क्या होगा? तो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम में यही होगा, सीमावर्ती इलाके से जो सटे हुए गांव हैं उनको विशेष सुविधा दिया और जाएगा। क्या खास। दिया जाएगा? उनको विशेष सुविधा दिया जाएगा, ताकि वो चीन के लुभावने प्रलोभन के तहत वो क्या करे, अपनी नागरिकता को परिवर्तन न करे। अब मान लीजिए गांव में, सीमावर्ती इलाके में ज्यादा गांव नहीं होते, ज्यादा लोग की संख्या नहीं होती, 20 परिवार 25 परिवार का गांव होता है। 200 से 300 मतलब क्या होती है वहां की उनकी जनसंख्या होती है। ठीक है। अगर चीन ये 200 300 लोगों को अपने पक्ष में अगर कर लिया, तो वो लोग अगर सपोर्ट उस अगर गाँव को कर करेंगे लिया। चीन को, तो दसवें संप्रभुता को भी मतलब छोड़नी पड़ेगी। नहीं, लोग अगर सपोर्ट, संप्रभुता किससे है? लोगों से है। नहीं, अगर लोग ही मतलब चीन को सपोर्ट करेंगे, और वहां के चीन को नागरिकता अगर वहां के लोग लेंगे, तो मतलब भूमि भी क्या होगी, उनके पक्ष में चला जाएगा। इसीलिए भारत की प्रतिक्रिया को देखेंगे, भारत सरकार क्या कर रही है सीमावर्ती गांवों के लिए। तो भारत अपने सीमावर्ती गांव में सभी सुविधाओं के साथ आधुनिक गांव और पर्यटक आकर्षण के रूप में विकसित करने के लिए वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम की घोषणा की। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की घोषणा कब की गई? काफी चर्चा में था। तो 2022 में। 2022 में की गई। ठीक है। यह कार्यक्रम केंद्रीय गृह 2022। मंत्रालय के तहत मौजूदा सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम पर आधारित है। सीमावर्ती क्षेत्रों का विकास करने की जिम्मेवारी गृह मंत्रालय के अधीन आती है। अगर पूछेगा लेकिन सीमावर्ती ये क्षेत्रों में सड़क फाइनेंस में सड़क बनाने की जिम्मेदारी किसकी आती है? तो बीआरओ की आती है। ठीक है। अब बीआरओ किसके अधीन काम करता है? तो ध्यान में रखिएगा, रक्षा मंत्रालय के अधीन काम करता है। ठीक है। क्या बोल रहे थे? ठीक है। तो इन सारे फैक्ट को आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को कब लॉन्च किया गया? 2022 में लॉन्च किया गया। ऊपर से हम लोगों ने एक और भी कोशिश किया, मानसिकता को बदलने का कोशिश किया। पहले क्या होता था, पहले बोलते थे अंतिम गांव, अब क्या बोला जाता? पहला गांव। क्या बोलते थे? अब क्या बोलते हैं? पहला गांव। तो माना जो है ना, माना एक गांव है, माना दर्रा भी उत्तराखंड राज्य में आपको पड़ेगा। तो माना को भारत का पहला गांव माना गया था। ठीक है। मतलब सीमावर्ती क्षेत्र से लगा जहां पे भारत की सीमा समाप्त हो जाती है, वहां पे अगर कोई गांव है जो भारत की आखिरी गांव है, तो भारत का आखिरी गांव नहीं होगा, वो भारत का मतलब क्या होगा? तो पहला गांव होगा। पहला ठीक है। अब हम चीन के बारे में भी जान लेते हैं। चीन की सीमा किस किस देश से किस किस राज्यों से लगती है? अरुणाचल प्रदेश के साथ ईस्ट में लगता है। आप सिक्किम से चलेंगे लगता नॉर्थ है। में, अगर बात करेंगे तो उत्तराखंड के साथ लगता है। हिमाचल प्रदेश के साथ चीन के सीमा लगता है, हिमाचल के प्रदेश के साथ, बिल्कुल हिमाचल के साथ भी लगता है। आप किसके साथ हो? जम्मू कश्मीर में आप देखोगे तो, जम्मू कश्मीर में अगर पीओके हिस्सा की बात करेंगे, पीओके से भी तो लग जाता है। और लद्दाख आपको से सिक्किम लगता लद्दाख के है। साथ भी सीमा लगता सिक्किम है। से भी लगता है। हाँ, सिक्किम से भी लगता है, हिमाचल। बिल्कुल सिक्किम से भी चीन का सीमा, हिमाचल से लगता है ना चीन का हाँ, सीमा। जी जी ये जी, सब लद्दाख लगता से है। भी लगता बिल्कुल है। हिमाचल से भी लगता है, लद्दाख से भी लगता है। तो इन सब के साथ चीन के साथ सीमा लगता है। ठीक है। चलिए आप चलेंगे ऑस्ट्रेलियाई में। ऑस्ट्रेलियाई में अलग होने का अधिकार, राइट टू डिस्कनेक्ट विधेयक पारित हुआ है। ठीक है। कौन सा अधिकार है? राइट टू डिस्कनेक्ट विधेयक। ठीक है। कौन सा अधिकार पारित हुआ है? तो राइट टू डिस्कनेक्ट विधेयक अधिकार को पारित किया गया। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में। यह विधेयक विनियमित तो करेगा कि लेकिन बॉस वाइब्रेंट काम विलेज है के ना, वो घंटों के चलाएगा बाद, मिस्टर फाइनेंस चलाएगा। क्या? जो है ना, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, हाँ, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के साथ चलाएगा। नहीं,
ठीक है, देख पढ़े हो लीजिए ना? किसके द्वारा चलाया गया था। बॉर्डर वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हो सकता है। ठीक है, फंड कौन करा नहीं मैटर है, लेकिन ध्यान रखिए गृह मंत्रालय की एक ऑलरेडी योजना है। ठीक है, कौन सी योजना है गृह मंत्रालय को, तो ध्यान में रखिएगा। गृह मंत्रालय की योजना की बात करें कि योजना कौन सी योजना है, तो ध्यान में रखना है राइट टू डिस सॉरी क्या बोलते हैं, मौजूदा सीमा विकास कार्यक्रम। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। वहां पे उसी के आधार पे वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को, ठीक है, ध्यान में रखना है, चलाया जा रहा है। ठीक है, समझ रहे हैं कौन सा योजना चल रहा था ऑलरेडी गृह मंत्रालय के पहले से। तो ध्यान में रखना है बीएडीपी। मौजूदा सीमा विकास हाँ, कार्यक्रम, ठीक है, जिसको बोलते हैं BADP। ठीक है, उसी के आधार पर वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। ये तो होम ऑस्ट्रेलियाई मिनिस्टर ने ठीक तो है। होम मिनिस्ट्री चलाना चाहिए, हम तो अंदाज से ही बोले, देख लीजिएगा क्या होगा। ठीक है, लॉन्च वही किया था, बट फाइनेंस कोई भी कर सकता है, ऐसा जरूरी थोड़ी है कि वो एक वाइब्रेंट मिनिस्ट्री विलेज को। प्रोग्राम कौन लॉन्च किया था, देख लीजिए किस मंत्रालय के अधीन चलाया जाता है, वो सिर्फ होम बजट में आया था। मिनिस्ट्री। वाइब्रेंट विलेज होम प्रोग्राम मिनिस्ट्री के और लिए जो सहकारिता फंड जो, मंत्री। ठीक है, फंड जो था वो बजट में आया था। एक और भी नॉर्थ ईस्ट के विकास करने के लिए PM का प्रोग्राम चल रहा है, जिसको बोलते क्या बोलते हैं, डिवाइन। PM डिवाइन योजना। उसका पूरे नॉर्थ ईस्ट को विकास करना है। ठीक है, ये सब बजट में आया था। आप चलेंगे ऑस्ट्रेलियाई में अलग होने का अधिकार, राइट टू डिस्कनेक्ट विधेयक पारित हुआ है। क्या है ये विधेयक, तो ये विधेयक विनियमित करेगा कि बॉस काम के घंटों के बाद कॉल, संदेश, ईमेल माध्यम से श्रमिकों के संपर्क कर सकते या नहीं। ठीक है, आप देखेंगे क्या हो जाता है। अब जैसे 9 बजे से ड्यूटी है, 9 बजे से 6 बजे तक काम करना है। ठीक है, अब हो गया काम कंप्लीट कर दिया, बीच में कोई काम आ गया तो बॉस क्या करता है, अपने एम्प्लॉय को फोन करके घर से भी कुछ काम को करवा लेता है। ठीक है, तो फ्रांस पहला देश था जिसने 2017 में कर्मचारियों के लिए राइट टू डिस्कनेक्ट शुरुआत की थी। अब हम घर चले गए, काम खत्म है, क्यों फोन कर रहे हो, ठीक है, कल आएंगे काम पे, काम आवर पे रहेंगे तब करना है, ऐसे शोषण करना हो गया ना। ठीक है, तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में आप नहीं कर सकते। ऑस्ट्रेलिया का कोई भी मतलब बॉस की बात करें कोई भी है, तो मतलब काम आवर के बाद, मतलब वर्किंग आवर के बाद कर्मचारी से संपर्क स्थापित करके किसी भी प्रकार का काम नहीं कर सकते। ठीक है, और ऐसे अधिकार को पारित करने वाला पहला देश कौन है, तो क्या बताएंगे, क्या नाम है पहला देश का, बिल्कुल फ्रांस है। ठीक है, कौन है पहला देश, तो ध्यान रखिएगा ऐसा पहला देश की बात करेंगे फ्रांस है। ठीक है, फ्रांस पहला देश था जिसने 2017 में कर्मचारियों के लिए राइट टू डिस्कनेक्ट की मतलब क्या किया, शुरुआत किया। ठीक है, इसी तरह के कानून फ्रांस, सिटी, बेल्जियम में भी लागू है। फ्रांस में है, इटली में है, बेल्जियम में भी इस तरह के कानून लागू है। मतलब यूरोपियन देश देख रहे हैं कितना आगे। सऊदी अरब में चलेगी लग्जरी ट्रेन सेवा ड्रीम ऑफ द डेजर्ट, क्या नाम है इसका, सऊदी अरब की एक लग्जरी ट्रेन सर्विस का नाम है जिसका नाम क्या है, ड्रीम ऑफ द डेजर्ट। ठीक है, अगर पूछेगा ड्रीम ऑफ द डेजर्ट नामक ट्रेन जो कि लग्जरी सेवा देती है किस देश में चलाई जा रही है, तो क्या बताएंगे, क्या बताएंगे, सऊदी अरब में। या फिर नहीं बताएंगे, सऊदी अरब। ठीक है, सऊदी क्या अरब। बताएंगे, सऊदी अरब। यह ट्रेन राजधानी रियाद से उत्तरी प्रांत अल अफ में, ठीक है, कहाँ पे जाएगी, तो ये ध्यान में रखना है, इस सऊदी अरब की जो ट्रेन जो है, ये राजधानी रियाद से उत्तरी प्रांत अल जौफ में अल कुरियात तक चलेगी। ठीक है, कहाँ तक चलेगी, अल जौफ में अल कुरियात तक चलेगी। ठीक है, मतलब दो प्रांतों को जोड़ देगी, रियाद को जोड़ देंगी, अल जौफ से जोड़ देगी। ठीक है, अल जौफ के किस शहर तक चलेगी, तो अल कुरियात तक चलेगी। ठीक है, रेल डिब्बे इटली में बनाए जाएंगे। ठीक है, रेल डिब्बे कहाँ पे बनाए जा रहे हैं, तो क्या बताएंगे, इटली में। इटली में। कहाँ पे इटली में। बनाया जा रहा है, रेल डिब्बे की बात करेंगे, इटली में बनाए जाएंगे। ठीक है, ट्रेन का नाम क्या है, ड्रीम ऑफ द डेजर्ट। ट्रेन ऑफ ठीक है, भारत के डेजर्ट। भी बहुत सारा आप जानते हैं लग्जरी ट्रेन चलती है, जैसे महाराजा एक्सप्रेस हो गया। ठीक है, ट्रेन क्या बोलते हैं, पैलेस ऑन व्हील्स। ठीक है, ट्रेन ऑन द पैलेस ऑन व्हील्स व्हील्स हो होता है, गया, ट्रेन ऑन द नहीं व्हील्स। पैलेस ऑन व्हील्स, ट्रेन ट्रेन ऑन ऑन द द। व्हील्स नहीं है, पैलेस ऑन व्हील्स है, महाराजा एक्सप्रेस है, डेक्कन क्वीन है। ठीक है, ये सब क्या है, लग्जरी ट्रेन है। ठीक है, लगेज। जिसकी टिकट 2.5 लाख रुपए तक आती है। दुबई में दुनिया की पहली बार एयर टैक्सी सेवा शुरू हुई है। ठीक है, तो दुनिया में पहली बार एयर टैक्सी सेवा कहाँ पे शुरू हुई, तो क्या बताएंगे, दुबई दुबई। में। दुबई में शुरू की गई। कहाँ पे शुरू की गई, दुबई में। ठीक है, दुबई। दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू की गई। ठीक है, दुबई ने दुबई ने दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू करने के लिए जॉबी एविएशन के साथ समझौता किया। किसके साथ समझौता करके दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू कर रही है, क्या नाम है कंपनी का नाम, जो जॉबी भी एविएशन। क्या नाम है, जॉबी एविएशन के साथ ये जो समझौता भी। कर रही है। यह शहर व्यापी इलेक्ट्रिक एरियल टैक्सी सेवा और, ठीक है, वर्टीपोर्ट नेटवर्क की तैनाती में मदद करेगा। क्या चीज में मदद करेगा, तो व्यापी इलेक्ट्रिक एरियल टैक्सी सेवा। ठीक है, मतलब हवा में आप टैक्सी सेवा का आनंद ले सकते हैं। एक्चुअली में हेलीकॉप्टर होता है ये टैक्सी, ऐसा नहीं कि कार को हवा में उड़ा रहे हैं। ठीक है, हेलीकॉप्टर टाइप का होता है, भारत में भी शुरू हुआ है। ठीक है, भारतीय पोर्ट नेटवर्क की तैनाती में मतलब क्या करेगा, तो मदद करेगा। ठीक है, इसके तहत दुबई में हुए विश्व सरकार कृषि सम्मेलन में अनुबंध और हस्ताक्षर किए गए हैं। कतर में बंद 8 पूर्व भारतीय सैनिकों को रिहा कर दिए गए। ठीक है, कतर में बंद जो है 8 पूर्व भारतीय सैनिकों को क्या किए गए हैं,
रिहा कर दिया गया है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, कतर यहाँ ने पर नहीं, जासूसी 7 आरोप में डेल में क्या, आवाज नहीं जा रही है? 8 में से 7 इंडिया, नहीं 8 में से 7 इंडिया आ गया है, एक साथ हाँ और बिल्कुल किया ठीक है। है। कतर ने जासूसी के आरोप में जेल में बंद 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को रिहा कर दिया है। दाहरा ग्लोबल कंपनी, कंपनी का नाम क्या था जिसके लिए ये लोग काम कर रहे थे? दाहरा ग्लोबल कंपनी के लिए काम करने वाले 8 भारतीय नागरिकों को जासूसी के आरोप में कतर में हिरासत में लिया गया और मौत की सजा सुनाई गई थी। क्या नाम है कंपनी का नाम? दाहरा ग्लोबल कंपनी। क्या नाम है? दाहरा ग्लोबल सहारा। कंपनी। ठीक है, ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है। इनके ऊपर आरोप लगा था से मतलब कतर का कुछ इंफॉर्मेशन को किसे दे रही थी? इजराइल को दे रही। किसे दे रही है? इजराइल को जो इजराइल के साथ इंफॉर्मेशन ये लोग क्या कर रहे हैं? शेयर कर रहे हैं, ऐसा इंपॉर्टेंट लगा था। ठीक है, बात करेंगे उन पर इजराइल के लिए जासूसी करने का आरोप लगाया गया था। देखिए ये सब जो मुस्लिम ये सब इस्लामिक राष्ट्र है, ये लोग अगर किसी प्रकार का सजा सुना दिए, बैक नहीं करते हैं। लेकिन मोदी जी गए, खुद गए। ठीक है, जयशंकर जी का दबाव था और इनको झुकना पड़ा। ठीक है, ये हमारा धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारा क्या बढ़ रहा है, एक रुतबा हमारा जो है सो बढ़ रहा है। ठीक है, चीन ने अंटार्कटिका में 5वां रिसर्च स्टेशन खोल दिया है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अगला ब्रिटिश इंपायर तो ही निकलेगा, एक्सपेंशन पे एक्सपेंशन कर रहा है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो 5वां रिसर्च स्टेशन कहाँ पे खोल दिया है? चीन में। ठीक है, कहाँ पे खोल दिया है? चीन कहाँ पे खोला? अंटार्कटिका में। ठीक है, यह अंटार्कटिका के रॉस सागर के तटीय क्षेत्र में खोला गया। यह स्थान अमेरिकी सहयोग ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड से खुफिया सिग्नल एकत्र करने के लिए उपयुक्त है। ठीक है, यह स्थान अमेरिकी सहयोगी, अमेरिकी सहयोगी कौन है? तो जो यूरोपियन देश होते हैं वो ज्यादातर अमेरिकन सहयोगी है। जैसे यहाँ पे बात करें, ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, ये तो दोनों यूरोपियन तो नहीं है, लेकिन यूरोपियन देश भी अमेरिकी सहयोगी होते हैं। ये दोनों के खुफिया सिग्नल एकत्र करने के लिए उपयुक्त है। विशेष रूप से ऑस्ट्रेलिया के नए अर्नहेम स्पेस सेंटर से रॉकेट टेलीमेट्री डेटा, मतलब इनको क्या करेंगे लोग? प्राप्त कर लेंगे। अब भारत के बारे में हम लोग जानते हैं, अंटार्कटिका में हमारा मिशन है। आप जानते हैं, एज यूजुअल आप लोग जानते हैं कौन कौन मिशन है, तो हम लोग पढ़ेंगे इसको। अंटार्कटिका कार्यक्रम भारत का कब शुरुआत हुआ था? 83 हमारा है, अंटार्कटिका को 82 में लेकर शुरू हुआ। कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? 81 में। तो ध्यान रखिए, 1881 में। कब 1986। प्रारंभ हुआ था? 1881 में। हमने अंटार्कटिका में कितने अस्थायी अनुसंधान बेस स्टेशन बनाए? कितने बनाए अभी तक? 3 3 बनाए। ठीक है, कितने बनाए? 3 बनाए। सबसे पहले हमारा दक्षिण गंगोत्री था। कौन था सबसे पहले? दक्षिण गंगोत्री था। दक्षिण गंगोत्री कब है? दक्षिण गंगोत्री तो 1983 में। कब है दक्षिण गंगोत्री? 1983 में। उसके बाद हमारा मैत्री आया। ठीक, 5 साल के बाद मैत्री। मैत्री कब आया? तो 1988 में आया। मैत्री कब आया? तो मैत्री की बात करेंगे 1988 में। उसके बाद भारती आया। भारती कब आया? 2012 में। ठीक है, वर्तमान में मैत्री और भारती पूरी तरह चालू है। ठीक है, मैत्री भी चालू है, भारती भी चालू है। मतलब बंद कौन हो गया? तो दक्षिण गंगोत्री क्या हो चुका है? बंद हो चुका। तो प्रश्न कैसे पूछेंगे सो मैं आपको बता दे रहा हूँ। भारत का अंटार्कटिका कार्यक्रम कब शुरुआत हुआ? 1981 1981 में। ठीक है, आपसे अब बताना है आपको भारत में अंटार्कटिका के कितने अस्थायी अनुसंधान बेस स्टेशन है, तो क्या बताएंगे? 3 3 है। ठीक है, तीनों तीन। का नाम क्या है? तो दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और गंगोत्री, भारती। मैत्री, ठीक है, भारती। सबसे पहले मत किसको शुरू किया गया तो क्या बताएंगे? दक्षिण गंगोत्री दक्षिण 1983 में। गंगोत्री को। दक्षिण गंगोत्री के 1983 में। ठीक है, उसके बाद मैत्री की बात करें, मैत्री को कब शुरू किया गया था? 1988 में। 1988 में। ठीक है, 1988। भारती को कब शुरू किया गया था? 2012 में। 2012 2012 में। बंद कौन हो चुका है तो क्या बताएंगे? दक्षिण गंगा। दक्षिण गंगोत्री। दक्षिण गंगा नहीं, दक्षिण गंगोत्री। गंगोत्री है। ठीक है, गंगोत्री, सॉरी बताना सर। है यस। भारत ने अंटार्कटिका संधि पे हस्ताक्षर किया कब किया? तो 19 अगस्त 1983 को। अब देखिए, अंटार्कटिका की बात करेंगे तो बहुत ही विशाल महाद्वीप है, आप लोग जानते हैं। लेकिन अंटार्कटिका की धरती को कोई भी लोग चाहे तो इसको इस पे अधिकार नहीं कर सकते। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय कानून है। अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत जो लोग इस कानून के जो इन पे संधि होता है, अंटार्कटिका संधि, उस पर हस्ताक्षर करते तो वही व्यक्ति इस भूमि को, वही देश इस भूमि का प्रयोग कर सकता है। आप बोलोगे सर किस लिए प्रयोग करेगा वो देश भूमि को? तो शांति के कामों के लिए, रिसर्च करने के लिए, अनुसंधान करने के लिए। कोई व्यक्ति, कोई देश ऐसा नहीं वहां पे जाके परमाणु बम बनाने की तकनीक को विकसित करेगा। ठीक है, मानव के विकास के लिए काम करेगा। कैंसर का दवा बना सकता है, मलेरिया का दवा बना सकता है। मानव का विकास किस प्रकार से होगा उसको लेकर करेगा, युद्ध जैसे हथियार को नहीं बनाएगा। ठीक है, मतलब सिंपल शब्दों में कहे तो अंटार्कटिका की भूमि क्या अनक्लेम्ड है? क्या है? अनक्लेम्ड है, किसी भी देश का नहीं। लेकिन अनक्लेम्ड भूमि होने के बावजूद भी कोई भी चाहे तो उसको अपने मनमानी तरीके से प्रयोग नहीं कर सकता है। ठीक है,
अब भारत जो है अंटार्कटिका को लेके कानून अपने संसद के, अंटार्कटिका विधायक विधेयक आप देखेंगे तो संसद में पारित हुआ। अब बोलेंगे सर अंटार्कटिका को लेकर भारत को कानून क्यों बनाना पड़ा, तो आपको पता होना चाहिए भारत की जो संसद जो है, भारत में जो लोग रहते हैं उनके लिए भी कानून बना सकती है और भारत के बाहर रहने वाले लोगों के लिए भी कानून बना सकती है, दोनों प्रकार के कानून बनाती है। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति भारत से गया अंटार्कटिका में, अंटार्कटिका में जाएंगे तो एक चीज और भी है, जो अंटार्कटिका संधि पे जो हस्ताक्षर करता है उनके साथ ये एक गठजोड़ किया जाता है, आप यहाँ के किसी भी फ्लोरा या फौना को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। फ्लोरा और फौना आप लोग जानते हैं ना, किसी विशेष क्षेत्र में पाया जाने वाला जीव जंतु या फिर किसी विशेष प्लांट को फ्लोरा और फौना कहते हैं। मान लीजिए कोई आदमी वहां पे गया बिल्कुल। और शिकार करना शुरू कर दिया, कोई भारतीय ही गया शिकार करना शुरू कर दिया, वहां पे कोई फौना, वहां पे कोई पेड़ है, फ्लोरा कोई पेड़ है, सॉरी उसको पेड़ को उखाड़ दिया, तो भाई उसने तो जुर्म कर दिया। लेकिन जुर्म कौन किया, अंटार्कटिका के धरती पे किया। अब इसको सजा कैसे दिया जाए, क्योंकि अंटार्कटिका का तो कोई कानून है नहीं, क्योंकि अंटार्कटिका कोई देश नहीं है। तो संसद ने एक अधिनियम पारित किया, अगर कोई व्यक्ति अंटार्कटिका में जाता है किसी भी कार्य के लिए, वैसा तो कोई जाएगा नहीं, क्योंकि बहुत पूरा 150 करोड़ की जनसंख्या वजह फिल्टर करके लोगों को वहां पे भेजा जाता है। फिर भी अगर कोई क्राइम वगैरह किया तो उन पर भारत के कानून को लगाया जा सकता है। इसलिए अंटार्कटिका विधेयक जो है लोकसभा से पास हुआ था, गूगल करेंगे क्या प्रावधान थे आपको वहां पे मिल जाएंगे। ठीक है, अभी आपको बस इतना ध्यान रखना है, 19 अगस्त 1983 को अंटार्कटिका संधि पे हमने हस्ताक्षर किया, साथ उसी साल हमने दक्षिण गंगोत्री वहां पे अनुसंधान बेस को मतलब क्या किया, स्थापित किया। ठीक है, तो भारत का 3 है जिसमें से 2 चालू है। आप इधर चीन की बात करेंगे तो उसने अपना 5वां रिसर्च स्टेशन यहाँ पे क्या किया, स्थापित कर दी। ठीक है, अब आते हैं अगर नित्यान हाल फिलहाल में नाम। वो ठीक है, नॉर्थ नॉर्थ में भी किया है ना, अंटार्कटिका के नॉर्थ में किया है, इंडिया में। नहीं भारत का 3 ही है, शायद चौथा अभी तक नहीं आया है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, नहीं, ये बेंजामिन साउथ में है ना, अंटार्कटिका के साउथ में, नॉर्थ में किया है ना अभी एक ऑल वेदर वाला। शायद हम लोग नहीं पता है जनवरी में मुझे, एक पढ़ बार रहे देख थे। लीजिए, अगर आता तो इसमें दिया रहता, मुझे जानकारी नहीं, अगर है तो बता दीजिए, ग्रुप में डाल दीजिए। ठीक है, बेंजामिन नेतन्याहू ने 3 चरणीय हमास युद्ध विराम योजना को खारिज कर दिया। ठीक है, 3 चरण में, ठीक है, युद्ध विराम करने की योजना जो थी किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी, तो ध्यान में रखिएगा, ये मिस्र के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। किसके द्वारा, मिस्र ने बीच बचाव करने के लिए बीच में आया, बोला से हम 3 चरणीय योजना आपको देते हैं, उस योजना पे अगर बेंजामिन नेतन्याहू या फिर जो फिलिस्तीन की जो भी मतलब हमास को जो नेतृत्व कर रहा है वो जो स्वीकार कर लेते हैं तो दोनों के बीच में शांति समझौता स्थापित किया जाता है। ठीक है, किसने प्रस्तुत किया था, चीन ने प्रस्तुत, सॉरी मिस्र ने प्रस्तुत किया था। अब देखो पहला चरण में क्या था, इजरायली जेलों में बंद फिलिस्तीनी महिलाओं और बच्चों के बदले में इजरायली महिला बंधकों, 19 वर्ष से कम उम्र के लड़कों और बीमार और बुजुर्गों को रिहा कर दिया जाएगा। मतलब इजराइल के जो जेल में जो बंद है, ठीक है, महिला बच्चा हमास का या फिर फिलिस्तीन का, उनको इजराइल छोड़ेगा, अब बदले में, ठीक है, हमास इधर से सबको छोड़ देगा। ठीक है, दूसरा चरण में क्या था, मतलब उनकी उम्र कितनी होनी चाहिए, 19 वर्ष से कम होनी चाहिए पुरुष का उम्र। ठीक है, ध्यान में रखना है। दूसरा चरण में अन्य पुरुष बंधकों को रिहा कर दिया जाएगा और इजरायली सैनिक पूरे गाजा से वापस चले जाएंगे। ठीक है, मतलब पूरे गाजा से इजराइल के सैनिक वापस चले जाएंगे और बाकी जो लोग जो है, ठीक है, बाकी जो लोग जो है उनको भी दूसरा चरण में छोड़ दिया जाएगा। तीसरा चरण में क्या होगा, दोनों पक्षों के मारे गए लोगों के सब और अवशेषों का आदान प्रदान किया जाएगा। ठीक है, तो भाई साहब मेरे कुछ लोग मारे गए आपके इधर, आपके कुछ लोग मेरे इधर मारे गए हैं, तो क्या कीजिए, एक दूसरे का आदान प्रदान करके इनको लौटा दीजिए। ठीक है, हमास का कहना है कि इन 135 दिनों में युद्ध खत्म करने के लिए एक समझौते पर काम किया जाएगा। ठीक है, हमास का कहना है कि इन 135 दिनों में युद्ध खत्म करने के लिए एक समझौते पे काम किया जाएगा। तो 3 चरण वाला जो था उम्मीद, जो युद्ध विराम की जो योजना जो थी उसको मतलब इजराइल ने खारिज कर दिया। स्कॉटलैंड में उड़ने वाला डायनासोर का एक जीवाश्म मिला है। ठीक है, तो कहाँ पे मिला, स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड की राजधानी कहाँ है, हम्म, चलिए ठीक है, जो भी होगा बताइएगा, बताइए तो कहाँ पे मिला है डायनासोर का डायनासोर कहाँ पे मिला है, उठने वाला डायनासोर स्कॉटलैंड में। कहाँ पे मिला है, स्कॉटलैंड में। ठीक है, ध्यान रखिए। ठीक है, तो स्कॉटलैंड की बात राज्यवास करेंगे, मिला है। राजधानी आप लोग को नहीं पता, इसका एडनबर्ग राजधानी है। कहाँ पे इसकी, स्कॉटलैंड की राजधानी कहाँ है, एडनबर्ग। ठीक है, ध्यान रखेंगे। वैज्ञानिकों ने स्कॉटलैंड के आइल ऑफ स्काई में उड़ने वाले डायनासोर की प्रजाति खोजे हैं। अभी प्रजाति की बात करेंगे तो यह शियोप्टारो इवांसे प्रजाति का है। किस प्रजाति का है, शियोप्टेरा। ठीक है, क्या नाम है, शियोप्टेरा इवांसे प्रजाति का है। डायनासोर पेट्रोसौर के डार्विन नोटेरा समूह से संबंधित है। तो डायनासोर की बात करें, पेट्रोसौर के डार्विन
नोपटेरा समूह से संबंधित है। जीवाश्म विज्ञान, ठीक है, जीवाश्म विज्ञान जीवाश्मों का क्या है, वैज्ञानिक अध्ययन है। ठीक है, तो जीवाश्म विज्ञान किसका अध्ययन होता है, जीवाश्मों का वैज्ञानिक होता है। जीवाश्म विज्ञान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्लेंटियोलॉजी। क्या बोला जाता है, जियोलॉजी। प्लेंटियोलॉजी है ना क्या, प्लेंटियोलॉजी। जूलॉजी, जीवाश्म विज्ञान का पैलेंटोलॉजी। प्लेंटोलॉजी सही है। ठीक है, पैलेंटोलॉजी सही है सर। हाँ ठीक है, इतना कुछ पढ़ा देने के बाद भी बेसिक चीज में गलती होता है। ठीक है, तो स्कॉटलैंड में उड़ने वाला डायनासोर का परीक्षण जीवाश्म मिला है। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। स्कॉटलैंड के आइल ऑफ स्काई पर उड़ने वाला डायनासोर का जीवाश्म खोजा गया है। किस प्रजाति का है, तो सियोप्टेरा इवांसे प्रजाति का है। ठीक है, डायनासोर की बात करेंगे तो पेट्रोस और डार्विन नोप्टेरा समूह से संबंधित है। ठीक है, और जीवाश्म विज्ञान का अध्ययन, जीवाश्म विज्ञान जीवाश्मों का अध्ययन कहलाता है। अब आते हैं न्यूजीलैंड के संसद में माओरी हाका। ठीक है, ध्यान रखें, माओरी हाका, माओरी एक जनजाति भी है। ठीक है, कहाँ की जनजाति, माओरी जनजाति, माओरी सेंट्रल एशिया। न्यूजीलैंड की जनजाति है माओरी। ठीक है, ध्यान रखें, माओरी जनजाति का है, न्यूजीलैंड का ही है। ठीक है, तो न्यूजीलैंड के सबसे कम उम्र के सांसद हाना हाना ताहिपी माइपे, क्या नाम है, हाना ताहिपी माइपे क्लार्क ने संसद में माओरी संस्कृति का डांस हाका का प्रदर्शन करते हुए अपना मुद्दा उठाया। ठीक है, तो ये माओरी समुदाय से बिलोंग करती होगी। क्या नाम है, हाना ताहिती माई, क्या नाम है, माइपे। इन्होंने मतलब क्या, डांस किया। ठीक है, कौन सा डांस, ठीक है, तो माओरी संस्कृति का डांस जो है जिसका नाम है हाका। क्या नाम है डांस का नाम, हाका। ठीक है, हाका नृत्य को किया, और हाका नृत्य को प्रदर्शन करते उन्होंने मतलब देखा से मतलब जो मुद्दे जो थे जो कि माओरी जनजाति से संबंधित है उनको उठाया। ठीक है, ये हाना साहिबा जो है, हाना रावेती माइपी, इनकी उम्र की बात करेंगे। ठीक है, मात्र 21 वर्ष की है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं 21 वर्ष की उम्र में भी वहां पे लोग जो है संसद बन जा रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखो, भारत में संसद बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष चाहिए। ठीक है, हाना रावेती ये माइपी क्लार्क 21 वर्षीय माओरी समुदाय के सदस्य और 170 वर्षों में सबसे कम उम्र की संसद है। ठीक है, 170 वर्षों में भी इनसे, ठीक है, 170 वर्षों में सबसे कम उम्र की संसद है। ठीक है, ध्यान रखिए, नाम क्या है, तो नाम इनको ध्यान में रखना, नाम क्या है, तो नाम आपको ध्यान में रखना है, क्या नाम है, बिल्कुल ठीक है, हाँ हाँ ना। बिल्कुल ठीक है, नाम हाना याद रखिए ना, हाना रावेती याद रखिए। ठीक है, सबसे कम उम्र की संसद है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे कुछ प्रश्न देखेंगे। हाका की बात के, हाका नृत्य है। ठीक है, किस समुदाय के द्वारा हाका नृत्य को किया जाता है, तो क्या बताएंगे, माओरी समुदाय के द्वारा किया जाता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, तो हाका नृत्य जो है आने वाली जनजातियों का स्वागत करने का एक पारंपरिक तरीका है। साथ ही यह युद्ध में पहले योद्धाओं को उत्साहित करने का एक मतलब साधन भी था। इसमें जाप, जोरदार गतिविधियां जैसे मुद्रांकन, हाथ के इशारे और चेहरे के भाव मतलब क्या है, शामिल है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। चलिए आप चलेंगे, आप जानते हैं सोमालिया। ठीक है, सोमाली जानते हैं ना, क्या निकलते हैं यहाँ से, पायरेट्स निकालते हैं। क्या निकलते हैं, पायरेट्स। पायरेट्स समझते हैं ना, समुद्री डकैत को पायरेट्स कहा जाता है। ठीक है, लुटेरा। अब देखेंगे, भारतीय नौसेना ने सोमाली तट पे समुद्री डकैती प्रयासों को विफल कर दिया है। ठीक है, भारतीय नौसेना की बात करेंगे तो सोमाली के तट पे समुद्री डकैती प्रयासों को क्या किया, विफल कर दिया है। ठीक है, और बात करेंगे भारतीय नौसेना का कौन सा कमांडर जो है, मतलब कौन सा, मतलब यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, विभाग, नार्कोस जो थे यहाँ पे लीड कर रहे थे। ठीक है, हाल में भारतीय नौसेना 36 घंटों के भीतर सोमाली तट पे 2 समुद्री डकैती के प्रयासों को मतलब क्या किया, विफल कर दिया। ठीक है, पायरेसी शब्द का बात करें, एक शब्द होता है पायरेसी, पायरेट, पायरेट का मतलब होता है समुद्री लुटेरा, पायरेसी का मतलब होता है चोरी करना, डकैती करना। ठीक है, पायरेसी शब्द का उपयोग समुद्र या, ठीक है, लंगरगाह में, ठीक है, जिसको बंदरगाह कहते हैं, में जहाजों के छोटी मोटी चोरी को लेकर सशस्त्र डकैती और फिरौती के लिए जहाज के अपहरण तक के अपराधों की एक श्रृंखला का वर्णन करने के लिए किया जाता है। हाल के वर्षों में अफ्रीका के पश्चिमी तट पे अदन की खाड़ी, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, जहाँ पे हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन सा देश शामिल है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में सोमालिया, जिबूती, इरिट्रिया, एक और इथियोपिया, एरिट्रिया। 4 ही है। ध्यान में रखेंगे कौन कौन है हॉर्न ऑफ अफ्रीका में, तो आपको ध्यान में रखना है। सोमालिया, तो क्या क्या बताया, एरिट्रिया, इरिट्रिया है, सोमालिया। इथियोपिया है, जिबूती है, सोमालिया है। ठीक है, कौन कौन है, सोमालिया। इरिट्रिया आ जाएंगे, एरिट्रिया, इथियोपिया आ जाएंगे, जिबूती आ जाएंगे, सोमालिया, और सोमालिया आ जाएंगे। ठीक है, सोमालिया। सोमालिया। हाँ बिल्कुल 4 देश है। ठीक है, इनको हॉर्न ऑफ अफ्रीका इसलिए कहते हैं क्योंकि चारों देश को मैप को जोड़ेंगे तो ये हॉर्न की तरह मतलब बनता है। ठीक है, आप देखेंगे अफ्रीका के पश्चिमी तट पे अदन की खाड़ी, ठीक है, अदन की खाड़ी,
हॉर्न ऑफ अफ्रीका, बांग्लादेश और मलक्का जलडमरू के जल क्षेत्रों में समुद्री डाकुओं के हमले, ठीक है, देखे गए। समुद्री डकैती के कारण क्या है? समुद्री डकैती के कारण क्या है? इन समुद्री क्षेत्रों की पुलिस व्यवस्था खराब है, सबसे पहली बात। तटीय देशों के पास समुद्री ताकतें मतलब कमजोर है या बिल्कुल है ही नहीं। चेक पॉइंट होने के कारण इन क्षेत्रों पे आमतौर पर शिपिंग यातायात की सघनता होती है, जहां जहाजों का आवागमन क्या हो जाता है, धीमा हो जाता है। और क्या के कारण है? जहाज बंदरगाह में प्रवेश करने से पहले कई दिनों तक रुके रहते हैं, ठीक है। इन क्षेत्रों के निकट भूमि में बेरोजगारी और गरीबी के कारण अपराध होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बाजाप्ते के साथ सोमाली डकैती का मतलब सोमालियन जो पायलट्स होते हैं उनको ट्रेनिंग देते हैं ये लोग, ठीक है। इन लोग का एक लीडर होता है और ये क्या करते हैं, डकैती करते, लूटते हैं जहाज को। जहाज को लूटते भी है, साथ में मतलब क्या करें, जहाज में जो क्रू मेंबर जो होता है उनके आधार पर मतलब क्या करते हैं, फिरौती मांगते हैं। अब भारत के लिए दिक्कत क्या है कि दुनिया में जितना भी जहाज का संचालक है ना, उसमें संचालन करने में तीन देशों का बहुत बड़ा योगदान होता है, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश का होता है, ठीक है। जितने भी जहाज है सबके संचालन करने में क्रू मेंबर, पायलट से लेकर सबके सब क्या होंगे, भारतीय मिलेंगे, बांग्लादेश के मिलेंगे, श्रीलंकन मिलेंगे, ये लोग ज्यादातर मिलते हैं। इन क्षेत्रों में लंबा समुद्री विस्तार है, जो कई देशों में समुद्री क्षेत्राधिकार में आते हैं। ये क्षेत्र व्यापारिक दृष्टि से काफी अधिक महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए भारत जैसे देश या फिर और भी बात करेंगे यूरोपियन देश मिलकर मतलब इस क्षेत्र को मतलब क्या रहे, सुरक्षित रखें, क्योंकि समुद्र किसी का नहीं है। अगर समुद्र में अगर दिक्कत अगर होगा तो सबको मतलब क्या होगा, इसका असर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर संबंध सुरक्षित है तो सब सुरक्षित है, ठीक है। व्यापार सुरक्षित है, अब व्यापार सुरक्षित है तो सामान का कीमत क्या रहेगा, कंट्रोल में रहेगा। नहीं तो सामान की कीमत अधिक बढ़ेगी तो पता ना, भारत में कीमत बढ़ने पे, महंगाई बढ़ने पे सरकार तक गिर जाती है, ठीक है। आप देखेंगे भारत की भूमिका क्या रही है, तो भारतीय नौसेना हॉर्न ऑफ अफ्रीका और अदन की खाड़ी में अशांत क्षेत्र में तैनात सबसे सक्रिय बलों में से एक रही है, ठीक है। भारतीय नौसेना किसी भी उभरती स्थिति में हस्तक्षेप करने से कभी नहीं कतराती और व्यापारिक जहाजों के अपहरण के समुद्री डाकू के कई प्रयासों को विफल कर दिया है। सोमाली समुद्री डकैती की बात करेंगे, 2009-12 के चरम के दौरान अरब सागर के अधिकांश हिस्से को कवर करने वाले उच्च जोखिम वाले क्षेत्र की सीमाओं को मुख्य रूप से भारतीय नौसेना ने प्रयासों के साथ पश्चिम और पीछे ढकल दिया है, ठीक है। और भारत ने यहाँ तक ये भी कहा था, भाई हिंद महासागर का नाम ही तो हिंदुस्तान के ऊपर है, तो हमारा कर्तव्य तो बनता है कि हिंद महासागर को हम सुरक्षित रखें। तो ध्यान में रखिएगा, तो भारत ने यहाँ पे बहुत, भारत के मार्कोस कमांडो जो है उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से भूमिका निभाते हुए इन्होंने किया। अभी हाल फिलहाल में पाकिस्तानी क्रू मेंबर को भी मतलब क्या किया गया था, किडनैप कर लिया गया था। आपने वीडियो वगैरह भी देखा होगा, तो पाकिस्तानी क्रू मेंबर को भी इन्होंने छुड़ाया है, ठीक है। 5 देश आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स में शामिल हो गए, ठीक है। या तो 6 देश को शामिल होना था लेकिन 5 देश ही ब्रिक्स में शामिल हुए। 5वें देश का नाम अगर आपसे पूछा जाएगा तो सऊदी अरब, मिस्र, इथोपिया, ईरान और यूएई। अगर पूछा जाए किसने ब्रिक्स में शामिल होने से इनकार कर दिया, पहले तो घोषणा किया था लेकिन बाद में उन्होंने बोला से भाई साहब हम तो शामिल नहीं हो रहे। कौन सा देश है? अर्जेंटीना है। कौन सा देश है? अर्जेंटीना। अर्जेंटीना है, ठीक है। आप बोलोगे ब्रिक्स में देशों की संख्या कितनी होगी, तो ब्रिक्स में देशों की संख्या 5+5 10 हो गई है। कितनी हो गई है? 5+5 कितनी होगी? 10 होगी। मतलब पहले ब्रिक्स में देशों की संख्या कितनी थी? ब्रिक्स में BRICKS, ठीक है। B फॉर ब्राजील, R फॉर रसिया, ये कहाँ है? ये नहीं ये है, नहीं ये है। कहाँ है? K नहीं है, बस सॉरी, सी है बस सी। ईट बना दिए ठीक फिर है, सी इसको। होगा। ठीक है। B के BRICS ब्राजील, क्या होता है? यही रसिया, होता है इंडिया, ब्रिक्स। चाइना, साउथ अफ्रीका। हर घर बना अब देंगे अंगूठे ब्रिक्स का। B पहले फॉर तो ब्राजील, 4 ही था, वो तो फिर बाद में ईटा ये को आ गया। ब्रिक्स लिखते हैं ना, ठीक है। I फॉर इंडिया, C फॉर ओ चाइना, S फॉर साउथ ये अफ्रीका, ठीक है। आप है। कितने हो गए? ये 5 आई और सी शामिल हो गए, ठीक है। तो सऊदी अरब शामिल हुआ है, या आई थिंक मिस्र शामिल हुआ है, इथोपिया इथोपिया, शामिल हुआ है, ईरान शामिल हुआ है, यूएई शामिल हुआ है। तो ये तो हम लोग को याद हो जाता है कौन कौन है। इसको याद करने के लिए एक ट्रिक बना लीजिएगा आप लोग कुछ भी, ठीक है। अब किसने इनकार कर दिया था? अर्जेंटीना ने ब्रिक्स में शामिल होने से इनकार कर दिया, ठीक है। अब बात करेंगे सम्मेलन कहाँ पे हुआ था, ब्रिक्स का सम्मेलन कहाँ पे हुआ था, तो 5 देशों ने साउथ अफ्रीका। जोहान्सबर्ग शिखर सम्मेलन 2023 में ब्रिक्स राष्ट्र में क्लब में शामिल होने का निमंत्रण को स्वीकार किया। कहाँ पे हुआ था? हाँ, दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग शिखर सम्मेलन में, ठीक है। और ब्रिक्स के बारे में और भी कुछ प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। ब्रिक्स में कितने होंगे? 10 सदस्य होंगे, ठीक है। B फॉर ब्राजील, R फॉर रसिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना, S फॉर मतलब क्या है? साउथ अफ्रीका, ठीक है। साउथ अब अफ्रीका। नए सदस्य कौन कौन आ गए? ठीक है, मिस्र आ गया, ईसू, M फॉर EISU। मिस्र, मिस यू, सर वाह क्या बात है। इजिप्ट, MI EISU। सर इंग्लिश में ना, इंग्लिश में मिस EISU। यू, ठीक है। क्या करेंगे? क्या करेंगे? मिस करेंगे। इशियो। किसे करेंगे? मिस करेंगे। अर्जेंटीना को मिस करेंगे कि वो तो शामिल नहीं हुआ, ठीक है।
तो क्या बन गया? ब्रिक्स वाह, मिस यू। क्या बना? ब्रिक्स मिस यू। सर ठीक है, डबल आसान हो एस गया नहीं याद है। करना। हाँ, इतना तो सऊदी याद अरब, रखना साउथ पड़ेगा अफ्रीका। ना। सऊदी अरब साउथ अफ्रीका है सऊदी इसमें। अरब, संयुक्त अरब अमेरिका। हम्म, नहीं, यहाँ पे एस का मतलब क्या है? सऊदी अरब। एस का मतलब उत्तोपिया क्या है? पढ़ेंगे। क्या नाम है इसका? ठीक है, सर सर डबल एस कैसे बना यू दिए? ए ई है, संयुक्त अरब अमीरात। क्या सर होगा। इथियोपिया ई डबल से आई होता है, है। उसको सही बना देते, ई से होता है। सर नहीं वैसे बना, नहीं नहीं। कीजिए। सर किससे करें डबल ई बताइए? लिखिए, डबल ई। डबल ई लिखिए। याद कर दीजिए आप। ईरान को डबल ही म्यू हो लिखे मिल हैं। गया। जाएगा यीशु। हाँ, इजिप्ट इसको इजिप्ट, क्या कर इथियोपिया। डबल ई अरे याद आई। रहेगा, ये इथियोपिया। आसान है, ये देश याद करना। बस ध्यान में कि सारा का सारा देश जो है ना इसमें, ठीक है, ये तीनों देश सर की मेरा बात बन गया। करेंगे तो थोड़ा सा एशियन है, बना ठीक लेना। है। खाड़ी वाला। ये दोनों के दोनों अफ्रीकन है, ठीक है। अगर अर्जेंटीना अगर शामिल होता तो साउथ अमेरिका का भी प्रतिनिधित्व हो जाता। अभी तो कोई यूरोपियन तो इसमें शामिल नहीं है, तो इसलिए अर्जेंटीना शामिल होता तो बहुत अधिक असर होता, ठीक है। तो ब्रिक्स हो गया, कोई जयशंकर जी 5 लगे देश हुए थे, पहले से, हुआ नहीं। और नहीं शामिल हो पाया, ठीक है। ब्रिक्स का अंतिम विस्तार 2010 में था, जब दक्षिण अफ्रीका इसमें 2010 शामिल हुआ था, ठीक है। तो ब्रिक्स में दक्षिण अफ्रीका कब शामिल हुआ था, क्या बताएंगे? में। ठीक है, ध्यान रखें, 2010। 2010 में शामिल हुआ था, ठीक है। 10। 2 साल बाद उत्तरी आयरलैंड में बनी सरकार, ठीक है। 2 साल बाद उत्तरी आयरलैंड में बनी सरकार। आपको पता होना चाहिए, नॉर्थन आयरलैंड इज द पार्ट ऑफ द यूके। ग्रेट ब्रिटेन के पार्ट है नॉर्थन आयरलैंड, नहीं सॉरी, हाँ ठीक है, नॉर्थन आयरलैंड ग्रेट ब्रिटेन का पार्ट आयरलैंड। है, ठीक है। हाँ, यूके हम का, यूके का। बिल्कुल ठीक है, उत्तरी आयरलैंड की बात करेंगे, है, ठीक है। मिशेल ओनील के नेतृत्व में उत्तरी आयरलैंड में अंततः एक कार्यात्मक सरकार बन गई है। 2 साल तक उत्तरी आयरलैंड की संसद यूरोपीय संघ और यूनाइटेड किंगडम के बीच, ठीक है, ब्रेग्जिट के कारण आवश्यक नए व्यापार नियमों को लेकर आसक्त थे, ठीक है। अब यहाँ पे 2 साल तक उत्तरी आयरलैंड की संसद यूरोपीय संघ और यूनाइटेड किंगडम के बीच में जो ब्रेग्जिट जो हुआ था, कब हुआ था ब्रेग्जिट? 2015 में। 17 ब्रेग्जिट में। का 17 में हुआ था ब्रेग्जिट, ठीक है। 2017 में जब ब्रेग्जिट हुआ था तो उनके लेकर ये लोग भी काफी अधिक परेशान थे। तो उत्तरी आयरलैंड में 2 साल तक कोई सरकार थी नहीं, ठीक है। उत्तरी आयरलैंड में 2 साल से सरकार नहीं होने के कारण यूके में कौन कौन आते हैं? इंग्लैंड है, स्कॉटलैंड है, वेल्स है और उत्तरी आयरलैंड है, ठीक है। कि यूरोपीय संघ छोड़ने के बाद उत्तरी आयरलैंड अब यूरोपीय संघ के सदस्य आयरलैंड गणराज्य के साथ एक भूमि सीमा साझा करता है, ठीक है। आयरलैंड के साथ मतलब क्या करता है? उत्तरी आयरलैंड की बात करेंगे तो भाई आयरलैंड के साथ तो भूमि समा सीधा भूमि तो साझा तो करेगा। आयरलैंड किसका सदस्य था? आयरलैंड जो है यूरोपियन यूनियन का सदस्य, आपको पता है, ठीक है। चूंकि यूरोपीय संघ और यूके के उत्पाद मानक अलग अलग है, इसीलिए उत्तरी आयरलैंड ने आयरलैंड तक सामान ले जाने के पहले सीमा जांच आवश्यक होगी। पहले तो क्या थी, अलग अलग देखेंगे, जो यूरोपियन यूनियन का जो मेंबर जो होगा ना, तो यूरोपियन देशों के बीच में किसी भी प्रकार का सीमा नहीं होगा, समझ रहे हैं ना। मतलब किसी प्रकार का चेक पोस्ट वगैरह नहीं होगा, इन सारी चीजों को चेक नहीं करेगा। लेकिन नॉर्थन आयरलैंड का सीमा आयरलैंड के साथ लगता है, और ब्रिटेन ने ब्रेग्जिट किया यूरोपियन यूनियन से। अब ब्रिटेन का हिस्सा कौन है? नॉर्दर्न आयरलैंड है। तो इनका संबंध किसके साथ खराब होगा? अब आयरलैंड के साथ संबंध खराब होगा। क्यों संबंध खराब होगा आयरलैंड के साथ? क्योंकि आयरलैंड पार्ट है किसका? यूरोपियन यूनियन का पार्ट है, ठीक है। इसीलिए चूंकि यूरोपियन संघ और यूके के उत्पाद मानक अलग अलग है, इसलिए उत्तरी आयरलैंड से आयरलैंड तक सामान ले जाने के लिए पहले सीमा जांच होगी। या हिंसा के इतिहास को देखते हुए इस सीमा को अकेला छोड़ने का निर्णय लिया गया था। इसके बजाय ग्रेट ब्रिटेन ने इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स और उत्तरी आयरलैंड के बीच में जांच शुरू की गई। इसे उत्तरी आयरलैंड प्रोटोकॉल कहा गया। इस प्रणाली का संघवादियों, ठीक है, ब्रिटिश ताज के प्रति वफादार जो होता है, वहां पे संघवादी कहते हैं उनको, ठीक है, को नाराज कर दिया, जिसका मानना था कि इससे ब्रिटेन के साथ उत्तरी आयरलैंड की स्थिति क्या हो जाएगी? कमजोर हो जाएगी। इस प्रकार मई 2022 में उत्तरी आयरलैंड में चुनाव होने के बाद संघवादियों ने सरकार गठन की अनुमति देने से इनकार कर दिया, और ठीक है, स्टॉरमॉन्ट बेलफास्ट उत्तरी आयरलैंड में संसद भवन के कार्य करने की अनुमति नहीं दी गई। बेलफास्ट की बात करेंगे तो उत्तरी आयरलैंड में वहां पे क्या है? संसद है, उनको कार्य करने की अनुमति नहीं दी गई। समस्या के हल करने के लिए, ठीक है, बिन्स्टर फ्रेमवर्क, ठीक, कौन सा फ्रेमवर्क है? बिडनसर फ्रेमवर्क पेश किया गया, लेकिन ये उपाय बहुत कारगर नहीं साबित हुआ, ठीक है। तो यहाँ से ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, बिडनसर फ्रेमवर्क का संबंध किससे है? एक मतलब समस्या को हल करनी। कौन सी समस्या? तो किसी भी तरह ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड के बीच में जो समस्या है उसको सॉल्व किया जाए, ठीक है। समझ गए ना? इससे संबंधित कौन सा फ्रेमवर्क है? बिडनसर फ्रेमवर्क है, ठीक है, क्लियर। इसीलिए 2 साल तक वहां पे कोई संसद ही नहीं थी, अब जाके वहां पे संसद कार्य करने लगी है। संघ की रक्षा की बात करेंगे तो अब नया समझौता हो, जिसमें सेफ गार्डिंग द यूनियन नामक कमांड पेपर के रूप में प्रकाशित किया गया। अब एक नया समझौता हो जिसमें सेफ गार्डिंग द यूनियन
नामक कमांड पेपर के रूप में प्रकाशित किया गया। ठीक है, अब चलते हैं, इनमें तीन तीन मुख्य बिंदु शामिल है। कौन कौन सा तीन मुख्यतः बिंदु शामिल क्या है? यूके इंटरनल मार्केट चैलेंज, ग्रीन लेक चेक और सीमा शुल्क की कागजी कार्रवाई को कम कर दिया जाएगा। ठीक है, यूके इंटरनल मार्केट चैनल जिसमें ग्रीनलैंड चेक और सीमा शुल्क कागजी कार्रवाई को और कम कर दिया जाएगा। आंतरिक बाजार की गारंटी दी जाएगी। ग्रेट ब्रिटेन से उत्तरी आयरलैंड तक का कम से कम 80% माल ग्रीनलैंड से होकर गुजरेगा। यूके सरकार उत्तरी आयरलैंड की वित्तीय मदद के लिए 3.3, ठीक है, पौंड 3.3 बिलियन पौंड का पैकेज भी देगी। ठीक है, समझ गए, पौंड है, पाउंड, उसको पौंड पाउंड कहते हैं। ठीक है, तो ये जो था समस्या जो था उत्तरी आयरलैंड और मतलब ब्रिटेन ब्रिटेन सरकार के बीच में जो सॉल्व हो गया। ठीक है, 2 साल के बाद वहां पे फिर से संसद भवन कार्य करने लगे। ठीक है, लुआंग प्रबांग, क्या नाम है शहर का? नाम क्या है? लुआंग प्रबांग। क्या नाम है शहर का? लुआंग प्रबांग शहर जो है यूनेस्को के विश्व धरोहर का दर्जा, ठीक है, खत्म हो सकता है। ठीक है, किस शहर का मतलब खत्म हो सकता है? ठीक है, तो यूनेस्को का विश्व, बिल्कुल ठीक है, लुआंग प्रवांग की बात करेंगे तो शहर को मतलब क्या होता है, यूनेस्को का विश्व धरोहर का दर्जा क्या हो सकता है? खत्म हो सकता है। लाओस में मेकांग नदी पे चल रही अरबों डॉलर की बांध परियोजना के परिणाम से लुआंग प्रवांग शहर को यूनेस्को के विश्व विश्व धरोहर स्थल का दर्जा खोना पड़ सकता है। ठीक है, किस नदी पे? मेकांग नदी पे। ठीक है, मेकांग नदी की बात करेंगे तो ये आपका इंडो चाइना के क्षेत्र में बहने वाली सबसे बड़ी नदी भी, उधर का गंगा भी इसको कहते हैं। ठीक है, अब मेकांग नदी के किनारे से सब, मेकांग नदी के किनारे हिंदू का सबसे बड़ा मंदिर जो है, अंकोर वाट का मंदिर जो है, मेकांग नदी के साइड में ही बना हुआ है। ठीक है, तो लुआंग प्रवांग शहर का यूनेस्को का दर्जा छीन सकता है। किंवदंतियों के अनुसार बुद्ध ने एक बार अपनी यात्रा के दौरान लुआंग प्रवांग शहर में विश्राम किया था। ठीक है, इस शहर में बुद्ध ने क्या किया था? विश्राम किया था, लुआंग प्रवांग शहर में। ठीक है, इसमें ऐतिहासिक लालोटियन और फ्रांसीसी औपनिवेशिक वास्तुकला का मिश्रण भी है। ये मेकांग और नामखांग नदियों, नामखान, ठीक है, नामखांग होगा, नदियों के संगम पे एक प्रायद्वीपीय पर स्थित है। प्रायद्वीपीय है, डेट मीन समझ रहे हैं ना, मतलब 3 तरफ से इसका हिस्सा जो होगा क्या होगा? पानी से लगा हो, एक तरफ से ही खुला होगा। एक बार पूरा होने पर इस योजना में 500 से अधिक परिवारों को विस्थापित होने होंगे और 20 गांवों का नकारात्मक असर देखने को मिला है। ठीक है, मेकांग नदी हो ची मिन सिटी वियतनाम के दक्षिण में दक्षिण चीन सागर में गिरती है। तो मेकांग नदी की बात करेंगे तो हो ची मिन सिटी वियतनाम में दक्षिण चीन सागर में गिरती है। हो ची मिन की बात करेंगे ना तो वियतनामी बहुत बड़े लीडर थे। ठीक है, बहुत बड़े वियतनामी नेता, उनका नाम था हो ची मिन। तो इन्हीं के नाम से एक शहर बना दिया गया, हो ची मिन सिटी बना दिया गया। ठीक है, जब अमेरिकन सरकार जो है वियतनाम में जब अपना एक तरह से आर्मी बेस स्थापित कर वियतनाम के ऊपर बहुत अधिक जुर्म कर रहे थे, अमेरिका की सरकार और फ्रेंच की सरकार पूरा इंडो चाइना को मतलब वो मतलब अधिकार कर रखी थी, तो वियतनाम में लीड जो किया था हो ची मिन ने किया था। वियतनाम में गोरिल्ला वार के जनक माने जाते हो ची मिन। ठीक है, इनका वियतनाम में वही सम्मान है जो कि भारत में गांधी को और इंडोनेशिया में सुकर्णो का सम्मान है। ठीक है, तो वियतनामी फ्रीडम फाइटर थे, ये ध्यान में रखिएगा, इनके नाम से हो ची मिन सिटी भी है। और इन्होंने वियतनाम का एकीकरण किया था कि कुछ नॉर्दर्न वियतनाम और वहां पे साउदर्न वियतनाम बट गया था। 2 तरह का वियतनाम बट गया था, एक वियतनाम को सपोर्ट कर रहा था कैपिटलिस्ट धारा और दूसरे वियतनाम को सपोर्ट कर रहा था कम्युनिस्ट धारा। ठीक है, दोनों वियतनाम आपस में लड़ रहे थे। ठीक है, और जो बाहरी कंट्री जो थे रसिया और चाइना जो थे एक तरफ थे, अमेरिका और फ्रांस जो थे एक तरफ थे, और दोनों को आपस में हथियार के द्वारा लड़ा रहे थे। ठीक है, बाद में जाके 1975 के आसपास ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई। ठीक है, पूरे इंडो चाइना पे आप देखोगे तो फ्रेंच उपनिवेश था, ब्रिटिश नहीं था वहां पे, कौन था वहां? फ्रेंच था। पूरे इंडो चाइना पे कौन था? फ्रेंच था। ठीक है, और इसके बाद हो ची मिन ने ही मतलब क्या कि वियतनाम का एकीकरण करवाया। हो ची मिन वियतनाम के बड़े नेता है, इनके नाम पे शहर भी है जिसको बोलते हैं हो ची मिन सिटी। ठीक है, समझ गए? तो यहाँ पे मतलब किस शहर का दर्जा जा सकता है? लुआंग प्रंगांग शहर का। ठीक है, भारत में भी कुछ शहरों को, ठीक है, यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया। कौन सा शहर है? जैसे कि इसे वाराणसी शहर है, अहमदाबाद। ठीक है, मुंबई शहर को भी दिया गया है, ग्वालियर शहर को भी दिया गया है, हैदराबाद को भी राजस्थान, दिया गया है। ठीक है, इन सब जयपुर, शहरों को दिया गया है, जयपुर को भी दिया गया है, बिल्कुल। ठीक है, अब बोलोगे सर क्या चीज में? तो ग्वालियर को म्यूजिक में दिया गया है। मूवी को लेकर आप देखेंगे तो क्या दिया गया है? बम्बई को दिया गया। तो बहुत सारे शहरों के मतलब किसी भी चीज में उनको नामित किया जा सकता है किसी विशेष पहचान के लिए। कैलिफोर्निया में यमंडलीय नदी तूफान आया। ठीक है, यूएसए का कैलिफोर्निया शहर में लगातार 2 यमंडलीय नदी तूफान की चपेट में आ गया है। ठीक है, इन यमंडलीय नदियों में, ठीक है, पाइन एप्पल एक्सप्रेस नाम दिया है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इन यमंडलीय नदियों को क्या नाम दिया गया है? पाइन एप्पल एक्सप्रेस। क्या नाम दिया गया है? पाइन एप्पल एक्सप्रेस नाम दिया है, क्योंकि इनका उद्गम हवाई द्वीप के उत्तर पूर्व में क्या होता है? होता है।
आकाश में नदी रूप में जानी जाने वाली मौसम की घटना में क्या होता है, मूसलाधार बारिश होती है। ठीक है, समझ गए। तो कैलिफोर्निया में यौमंडलीय नदी तूफान आया है। इन यौमंडलीय नदी तूफान को क्या दिया गया है, पाइन एप्पल एक्सप्रेस नाम दिया गया है। ठीक है, यमंडली नदियों के बारे में हम लोग जान लेते हैं। यमंडली नदियां नमी के अपेक्षाकृत संकीर्ण ढेर है, जो कि उष्णकटिबंधीय प्रशांत क्षेत्र के ऊपर मतलब क्या होता है, बनता है, जो मूसलाधार बारिश करवाते हैं। समझ रहे हैं। यमंडलीय नदियां 400 से 600 किलोमीटर तक चौड़ी होती है, वे 1600 किलोमीटर से अधिक लंबे हो सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान में कहाँ पे देखने को मिला है यमंडलीय नदी तूफान, तो ध्यान ध्यान में कैलिफोर्निया में। ठीक है, कैलिफोर्निया, इसको यूएसए, नाम क्या दिया गया है, कैलिफोर्निया। तो पाइन एप्पल एक्सप्रेस नाम दिया गया है। पाइनएप्पल। ठीक है, इजरायली वैज्ञानिकों द्वारा खोजी गई पानी के नीचे घाटी, पानी के नीचे इन्होंने क्या ढूंढ लिया, घाटी खोज ढूंढ लिया। इजराइल ने साइप्रस के पास, कहाँ पे, साइप्रस के पास पानी के नीचे घाटी का पता लगा, जो कि ठीक है किस समय की घटना है, तो मेसिनियन घटना के समय की है। कहाँ की है, कब की है, तो क्या बताएंगे, मेसिनियन, क्या बोले मेसिनियन। बताएंगे, मेसिनियन। ठीक है, मेसिनियन। तो मेसिनियन घटना का मतलब क्या है, समय क्या है, इसको आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, गहरे समुद्र की घाटियां बात करेंगे। पानी के नीचे घाटियां हैं, महाद्वीपीय ढलान के समुद्र तल में कटी हुई ढलान वाली घाटियां हैं, जो कभी कभी महाद्वीपीय शिल्प पर अच्छी तरह से मतलब क्या होती है, फैली होती है। तो बताना, इजराइल के वैज्ञानिकों ने क्या ढूंढी है, तो पानी के नीचे घाटी ढूंढी है। कहाँ पे ढूंढी है, तो साइप्रस के पास में। कहाँ पे, साइप्रस के पास में। साइप्रस के ठीक है, पास। ग्रुप में आप ढूंढेंगे तो आपको इंग्लिश मैगजीन में मिल जाएगा। लैंग्वेज समझने में कोई इशू नहीं होता, बोलेंगे तो मैं इंग्लिश में भी बता दूंगा। इंग्लिश मैगजीन आपको खोल के रखिएगा, ठीक है, जिनका इंग्लिश सब्जेक्ट है। मेसिनियन घटना को मेसिनियन सेलेनिटी क्राइसिस के नाम से भी जाना जाता है। मेसिनियन घटना को क्या बोलते हैं, इनको मेसिनियन शिलेनी मेसिनियन। क्राइसिस के नाम से भी जानते हैं। यह एक भूवैज्ञानिक घटना है जिसके दौरान भूमध्य सागर आंशिक या लगभग पूर्ण सूखने के चक्र में चला गया। ठीक है, ध्यान रखें। हिंद कुश हिमालय के पतन के कगार पे है। ठीक है, हिंद कुश की बात करेंगे, हिंद कुश हिमालय पतन के कगार पे है। इंटरनेशनल सेंटर ऑफ इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट ने हिंद कुश हिमालय के क्षेत्र को विनाश के कगार पे एक जीव मंडल घोषित कर दिया गया। ठीक है, दुख की बात है। तो यहाँ पे ICIMOD ने, ठीक है, ICM मतलब इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट, उसको क्या बोलते हैं, ICIMOD ने 130 वैश्विक विशेषज्ञों की काठमांडू नेपाल में बैठक आयोजित की गई। कहाँ पे आयोजित की गई इनकी बैठक, तो काठमांडू काठमांडू नेपाल। के नेपाल में इनकी बैठक आयोजित की गई। ठीक है, उन्होंने पृथ्वी पर नेपाल सबसे अधिक, काठमांडू में। हाँ ठीक है, उन्होंने पृथ्वी पर सबसे अधिक जैव विविधता वाले क्षेत्रों में से एक में प्रकृति के नुकसान को रोकने के लिए साहसिक कार्रवाई और तत्काल वित्त का आह्वान किया। ठीक है, हिंद कुश हिमालय क्षेत्र में 3500 किलोमीटर तक फैला फैला है। कितने किलोमीटर तक फैला है, तो क्या बताएंगे, 3500 किलोमीटर तक फैला है। ठीक है, और 8 देश यानी अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चीन, भारत, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान तक फैला है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ध्यान रखें, ये सारे के सारे देश जो है ना, ये सबके सब हिमालय का भी हिस्सा है। पाकिस्तान भी है, अफगानिस्तान भी है, बांग्लादेश भी है, भूटान भी है, चीन भी है, भारत भी है, म्यांमार भी है, नेपाल भी है, इस सबके सब किसका हिस्सा है, हिमालय ठीक है, क्षेत्र। हिमालय क्षेत्र का। ठीक है, हिंदकुश 10 बड़ी एशियाई नदी, हिंदकुश 10 बड़ी एशियाई नदियों प्रणाली का स्रोत। अमू दरिया नदी कहाँ बहती है, अफगानिस्तान में बहती है। कहाँ पे बहती है, अफगानिस्तान में अमू दरिया अफगानिस्तान। नदी बहती है। सिंधु नदी आप लोग जानते हैं, भारत पाकिस्तान में बहती है। गंगा आप लोग जानते हैं, भारत की नदी है मूल रूप से। ब्रह्मपुत्र जानते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी की बात करेंगे, भारत है, चीन है, और साथ में कहाँ जाती है, तो ये आपको भूटान की तरफ भी चली जाती है। ठीक है, इरावदी बांग्लादेश नदी में। है जिसको बांग्लादेश में, बिल्कुल ठीक है, बांग्लादेश के साथ भूटान भी भूटान, जाती है क्या, भूटान भी नहीं, शायद जाते भूटान पर से भूटान ब्रह्मपुत्र आ जाएगी क्षेत्र। ना बांग्लादेश में। बच से इधर इंडिया और फिर बांग्लादेश भूटान। ठीक है, भूटान भी जाती इरावदी है, नदी की भूटान। बात करेंगे तो नहीं, म्यांमार का जीवन रेखा कहते हैं उसको। शाल्विन के म्यांमार बारे को। में हमको पता नहीं है। ठीक है, मेकांग की बात करें, मेकांग आपको म्यांमार के क्षेत्र में आपको मिल जाएगी। ठीक है, यांगसे की बात करेंगे तो यांगसे जानते हैं आप लोग, यांगसे नदी एशिया की चाइना में। सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। पीली नदी की बात करेंगे तो पीली नदी को हांगो के नाम से जानते हैं। पीली नदी को कौन सा नदी कहते हैं, हांगो नदी कहते हैं, जो कि हाँ। मतलब नीली मिट्टी चीन की एशियन में। सफेद, चीन में मतलब शोक के नाम से जाना जाता है इस नदी को। ठीक है, एक तारिम नदी है, सबके सब नदी का उद्गम स्थल का स्रोत क्या है, प्रणाली का स्रोत क्या है, तो ध्यान में सबके सब जो है हिंदकुश हिमालय पर्वत ही है। क्षेत्र। ठीक है, हिमालय ही है। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, तो मतलब हिमालय का हिंदकुश जो है, हिमालय जो है पतन के कगार पे है। ठीक है, अब आते हैं 7वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ पे हुआ, तो ऑस्ट्रेलिया में हुआ। कहाँ पे हुआ 7वां हिंद महासागर सम्मेलन, कहाँ पे हुआ, तो ध्यान रखें ऑस्ट्रेलिया में हुआ। ठीक है,
हिंद महासागर सम्मेलन का 7वां संस्करण पर्थ ऑस्ट्रेलिया में संपन्न हुआ। कितना क्वेश्चन है टोटल इसमें? भारत के विदेश मंत्री किसने पार्टिसिपेट किया था? जयशंकर साहब ने इसमें पार्टिसिपेट किया, ठीक है। और जयशंकर साहब ने सम्मेलन का उद्घाटन सत्र को संबोधित भी किया, ठीक है। थीम क्या है? कि स्थिर और टिकाऊ हिंद महासागर की ओर, ठीक है। हिंद महासागर सम्मेलन हिंद महासागर क्षेत्र में देशों की प्रमुख परामर्शदात्री मंच है। इसका आयोजन विदेश मंत्रालय द्वारा इंडिया फाउंडेशन के सहयोग से प्रतिवर्ष इच्छा से किया जाता है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। तो कौन सा है? तो 7वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में। भारत की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया? तो क्या बताएंगे? हमारे विदेश मंत्री जयशंकर साहब, बिल्कुल ठीक है। अब हम बात करेंगे आगे, देखेंगे तो भाई साहब इक्वाडोर, जो वहां पे इच्छा मृत्यु अपराध नहीं है, ठीक है। इच्छा मृत्यु वहां पे अपराध की श्रेणी से हटा दिया गया, ठीक है। इक्वाडोर के उच्च न्यायालय ने अपराध रूप से बीमारी रोगी के मुकदमे के बाद इच्छा मृत्यु का अपराध की श्रेणी से हटा दिया है। इक्वाडोर के उच्च न्यायालय ने असाध्य रूप से, मतलब ऐसा नहीं कि इच्छा मृत्यु का मतलब सुसाइड नहीं होता है, ठीक है, मतलब असाध्य रोग है, ठीक है, मतलब असाध्य रोग जो ठीक नहीं हो रहा है, ठीक है, या फिर काफी दर्द दे रहा है, ठीक है, वैसे कंडीशंस में इच्छा मृत्यु के अपराध की श्रेणी से इक्वाडोर के द्वारा हटा दिया गया। इक्वाडोर के उच्च न्यायालय ने निर्णय लिया कि ठीक है, अमायोट्रोफिक लेटरल क्लेक्सोरिस, जिसे आमतौर पर, ठीक है, AALMS के रूप में जाना जाता है, से पीड़ित व्यक्ति एक असाध्य रूप से बीमार महिला के मुकदमे में जवाब दिया। कौन सा बीमारी है? अमायोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस। इससे मतलब एक असाध्य रोग है, इससे एक पीड़ित महिला जो थी उनको लेकर मतलब इन चीजों को मतलब किया गया। भाई साहब इक्वाडोर में इच्छा मृत्यु अपराध नहीं है, लेकिन रोग कैसा होने से? असाध्य होना चाहिए। कितना क्वेश्चन है इसमें? 41 है सर। 41 है। बस 25 है। 20 क्वेश्चन आज करेंगे, ठीक है, 20 करेंगे आज, ठीक है, 20 कल करेंगे। लैटिन अमेरिका में कोलंबिया पहले इच्छा मृत्यु के अपराध की श्रेणी से बाहर रखने वाला एकमात्र देश था। पहले कौन था? कोलंबिया था। अब कौन आ गया आप? ठीक है, तो ध्यान रखेंगे आप कौन आ गया, तो अब आपका इक्वाडोर भी आ गया, ठीक है। असाध्य रूप से बीमारी मरीजों को मारने के लिए दवाओं का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उनको मारने के लिए कैसे करेंगे? तो चाकू छुरी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, दवा इंजेक्शन के देके उनको मारेंगे, ठीक है। यह प्रथा बेल्जियम में, कनाडा में, लग्जमबर्ग में, नीदरलैंड में, न्यूजीलैंड में, स्पेन में और ऑस्ट्रेलिया में कई राज्यों में भी कानूनी है, ठीक है। इन सब जगहों पे क्या है? इनको कानूनी अधिकार दिया गया था, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। बोलते सर ना, हाँ, इंथेसिया बोलते हैं, ठीक है, हाँ बिल्कुल, ठीक है। एक मूवी भी इस पे आई थी, अक्षय कुमार ने, इस ऋतिक रोशन की मूवी, मौका मिले तो देखिएगा। IMF ने मालदीव के उच्च ऋण संकट घोषित की चेतावनी दी, ठीक है। तो IMF ने मालदीव को उच्च ऋण संकट जोखिम की मतलब क्या दी है? चेतावनी दी है, ठीक है। IMF ने चीन पर बढ़ती निर्भरता के बीच मालदीव को उच्च ऋण संकट जोखिम की चेतावनी दे दी। तो भाई साहब तुम क्या हो सकते हो? दिवालिया हो सकते हो, ठीक है, क्योंकि इनकी चीन पे इनकी आत्मनिर्भरता काफी अधिक बढ़ रही है, ठीक है। मालदीव वर्तमान में चीन समर्थक सरकार है, मुइज्जू की सरकार है। पिछले साल नवंबर में मालदीव में, ठीक है, राष्ट्रपति के रूप में मोहम्मद मुइजी उदय के बाद बीजिंग ने इस द्वीप राष्ट्र के लिए अधिक धन देने का वादा किया था, ठीक है। पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन के कार्यकाल के दौरान भी मालदीव के निर्माण परियोजनाओं के लिए चीन भारी उधार लिया था। मालदीव ने 2021 में अपने $3 बिलियन से अधिक के विदेशी ऋण का लगभग 42% चीन को देना पड़ा, ठीक है। चीन में बढ़ती नजदीकियों के कारण मालदीव भारत से दूरी बना रहा है, पता ही आपको। भारत 10 मई 2024 तक मालदीव में 3 विमानन प्लेटफॉर्म से अपने सैनिकों को वापस बुला लेगा। उसकी जगह भारत की टेक्निकल टीम की एक जिम्मा जो थी वहां पे संभालेगी। तो भारत के सैनिक जो थे, ऐसा नहीं कि हथियार लेके वहां पे थे, ठीक है। भारत के सैनिक की बात करेंगे तो वहां पे क्या थे? आर्मलेस थे, ठीक है, किसी प्रकार का मतलब उनके आर्म्स नहीं था उनके पास, ठीक है। केवल वहां पे किस चीज को लेकर थी? तो भारत ने वहां पे क्या दिया? उनको विमान वगैरह दे रखा है, ताकि मतलब क्या हो सके, इमरजेंसी के दौरान वो किस तरीके से चीजों को ऑपरेट करे। भारतीय सैनिक वहां पे आर्मी को ट्रेनिंग भी देती है, बहुत सारा मानवीय कार्यों में मदद करती है, ठीक है। अभी हाल फिलहाल में घटना क्या हुआ? मालदीव में एक बच्चा जो था काफी अधिक बीमार था। अब मालदीव में आप देखोगे तो ऐसा नहीं से मतलब कहीं जाने के लिए ट्रेन आपको मिल जाएगा, बस मिल जाएगी, इस सब मिलेगा नहीं। द्वीपीय देश है, तो वहाँ पे ज्यादातर क्या होता है ना, ट्रैफिक सेवा के लिए आदमी छोटा मोटा हेलीकॉप्टर वगैरह का यूज कर रहे हैं। भारत वहाँ पे बहुत सारा हेलीकॉप्टर उनको दे रखा था। अगर वो बच्चा भारतीय हेलीकॉप्टर का अगर प्रयोग कर लेता, हॉस्पिटल समय पे चला जाता तो बच जाता, लेकिन मुज्जू ने उस हेलीकॉप्टर का प्रयोग करने की अनुमति नहीं दी, जिसकी वजह से बच्चे की मौत चली गई। तो ये भी एक विवाद का कारण था, ठीक है।
सत्ता में विरोधी नेता एलेक्सी नवलनी की जेल में मौत हो गई। तो रूस में सत्ता के विरोधी नेता एलेक्सी नवलनी, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये रूस के नेता, रूसी व्लादिमीर पुतिन के सबसे बड़े विद्रोही थे। क्या नाम था इनका? सबसे बड़े विद्रोही नेता के नाम था एलेक्सी नवलनी, ठीक है। ये रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बहुत बड़े विरोधी थे। तो राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सबसे प्रबल घरेलू प्रतिद्वंदी एलेक्सी नवलनी की जेल में मौत हो गई है, ठीक है। इलेक्शन नवलनी को पोलर वुल्फ एंड कॉलोनी में रखा गया था, जिसे रूस की सबसे कठिन जेल पाता, ठीक है। पिछले बार भी, ठीक है, पिछले बार भी रूस का जो था एक प्राइवेट आर्मी का ग्रुप को जो था, उसका हेड जो था वो मारा गया था। उसका नाम पूछ दिया था 69 बीपीएससी के एग्जाम में। आप लोगों ने, हाँ ठीक है, क्या नाम था उसका? जी प्रिगोजिन करके था ना, जो मिलिट्री, प्राइवेट मिलिट्री वाला। के हेड था, हाँ एरिगोजिन कर, हाँ ठीक है, ध्यान रखिए, जो भी वो प्राइवेट, प्रिगोजिन था, बिल्कुल ठीक है, वो आर्मी ग्रुप को लीड करता था। वो व्यक्ति जो था शुरू में व्लादिमीर पुतिन के बहुत बड़ा विश्वासी था। उनका प्राइवेट मतलब क्या हुआ करता था, उनका क्या बोलते हैं, शेफ था, प्राइवेट शेफ, ठीक है। बाद में आर्मी को लीड करने लगा। अब बाद में पुतिन के लिए ही मतलब बहुत बड़ा सरकारदत्त बन गया, ठीक है। पोलर वुल्फ, ठीक है, पोलर वुल्फ में इनको रखा गया था एलेक्सी नवलनी को। पोलर वुल्फ एंड कॉलोनी आर्कटिक सर्कल में स्थित है। रूस में नवलनी को चरमपंथी और सीआईए के कठपुतली के रूप में चित्रित किया जाता है। मतलब चरमपंथी जो कि सरकार का विरोधी है, और सीआईए का एजेंट है। सीआईए को अमेरिकी सुरक्षा विभाग को सीआईए बोलते हैं, जैसे हमारे यहाँ रॉ है ना, उसी तरह से वहां पे सीआईए है, ठीक है। और चीन का, रसिया का क्या था, यूएसएसआर का क्या हुआ करता था, जो अब नहीं है, केजीबी। क्या बोलते थे यूएसएसआर का, क्या बोलते थे, केजीबी है, ठीक है। पाकिस्तान को आईएसआईएस ही जानते ही आप लोग, मोसाद इजराइल का आप लोग जानते ही है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे केजीबी हुआ करता था, अब केजीबी शायद नहीं है, ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे कल 21 से पढ़ेंगे, 20 तक आपको बता दिया है, ठीक है। इसकी लिंक मैं डाल दूंगा रिकॉर्डिंग का, आप लोग क्या करोगे, इसको रिवीजन करके आओगे घर से, ठीक है।